हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो फिर से आपकी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक 3 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज हम पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। रीजन बीइंग कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था ताकि आप लोग बस थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को बता देती हूँ। ठीक है, फिर से तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं जिन रिएक्शंस के दौरान हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, या वो रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन से हीट क्या होती है, आउट। तो एंडो में तो हीट होती है इन, एक्सो में हीट होती है आउट। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और समझे, मैं आपको डिफरेंस बताऊं एंडो और एक्सो के अंदर, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट क्या होएगी इन, एक्सो के अंदर हीट क्या होएगी आउट। ठीक है, मतलब अगर आप बीकर को टच करोगे इन केस ऑफ एक्सो तो आपको वो हल्का सा क्या दिखाई देगा, हल्का सा आपको वो गर्म दिखाई देगा, बट ये एंडो में वो हल्का सा आपको क्या दिखाई देगा, ठंडा। ठीक है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी एक्सो में और एंडो में होगी पॉजिटिव। डेल्टा एच होता है हमारा चेंज इन एंथैल्पी या फिर चेंज इन एनर्जी। तो जो एनर्जी की वैल्यू होगी चेंज की, एक्सो में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। अब इसके बाद एक ये फॉलोइंग एक्टिविटी आपको दे रखी है, मैंने आपको बोला था कि आप लोग ट्राई कर लेना, बट आप लोगों ने क्योंकि मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट नहीं किया इससे रिलेटेड, तो मैं इसको करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको लेना है 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर आपको उसके अंदर ऐड करना है 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl एंड मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रोड। ग्लास रोड का ही यूज करना है, अपने हाथ का नहीं करना। ठीक है, ग्लास रोड से आप इसको मिक्स कर देना। उसके बाद आप टच करना बॉटम टेस्ट ट्यूब का अपने पाम से, और फिर देखना कि ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है या क्या होती है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगी तो बीकर आपको हल्का सा गर्म दिखाई देगा, एंडो होगी तो हल्का सा टेम्परेचर आपको कम लगेगा, थोड़ा सा वो कूल फीलिंग वहां से आएगी। ठीक है, अब लिखो फॉर्मूला। बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये। हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेरियम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है जो कि होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और जिनके ऊपर होता है +2 चार्ज। तो बेरियम के ऊपर यहाँ पे कितना है, +2 चार्ज है। कितना है बेरियम के ऊपर यहाँ पे, +2 चार्ज। और अगर मैं हाइड्रोक्साइड को लिखूं तो एक OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। कितना, OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब इधर +2 है बेरियम पे, इधर है -1, तो +2 -1 देगा +1, बट हमें इसको क्या करना है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करने के लिए मैं OH को कितना ले लूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि +2 -2 मुझे क्या दे दे, ओवरऑल 0 दे दे। मतलब ओवरऑल ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो ये +2 है, तो OH को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो +2 -2 ने कितना दे दिया, 0। मीन्स ये क्या है आपका, न्यूट्रल है। अब ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, आई इतनी बात समझ। अब ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसकी हमने क्वांटिटी कितनी ली थी, 2 ग्राम्स। तो लिखो 2 ग्राम था बेरियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है हमारे पास 1 ग्राम। कितना है NH4Cl, NH4Cl इज योर 1 ग्राम। NH4Cl को ऐसे क्यों लिखते हैं, फिर से रीजन है, न्यूट्रल लिखते हैं और स्टेबिलिटी के कारण लिखते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से लिखो बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर फॉर्मूला BaCl2 प्लस NH4OH। आ रही है बात समझ में, ठीक है, BaCl2 प्लस NH4OH। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है, अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, कौन सी हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि बेरियम ने NH4 को हटा के Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, NH4 ने बेरियम को हटा के OH के साथ बना लिया। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है किसका, आयंस का, और क्या बना दिया, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो बताओ इतनी बात समझ आई क्या। अब इन्होंने क्या बोला था कि आपको चेक करना है अपने पाम से कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, उससे पहले आप एक बार इस रिएक्शन को चलो बैलेंस भी कर लो। बेरियम लेफ्ट में 1, राइट में 1। ठीक है, लेकिन OH लेफ्ट में 2 है, राइट में है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो NH4 लेफ्ट में 1 है, राइट में कितना है 2, तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपकी रिएक्शन क्या हो जाए, ओवरऑल यहाँ पे बैलेंस। तो हो गई ये रिएक्शन बैलेंस।
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेचर की, तो इस रिएक्शन का जो नेचर है वो है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक नेचर है, क्यों? क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये टेम्परेचर को क्या करता है, यहाँ पे हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब आप लोग इसको अपने क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब को या बीकर को अपने पाम से टच करोगे उसके बॉटम से, तो आपको यहाँ पे हल्की सी कूल फीलिंग लगेगी। इतना ठंडा नहीं होएगा कि आपका हाथ जम जाएगा, बट आपको यहाँ पे टेम्परेचर का डिक्रीज दिखाई देगा। तो आप अगर थर्मामीटर से भी ये चीज चेक करते हो कि पहले टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, अब यहाँ पे क्या रहा होगा, कम रहा होगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है आपकी, एंडोथर्मिक इन नेचर। कैसे पता चला, हमें टेम्परेचर के चेंज से पता चला। अगर टेम्परेचर बढ़ता तो कौन सी होती, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये है। ठीक है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का, जो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक भी अभी रहता है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है क्या? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी सीरीज में कराऊंगी। अब तो आप अगर लोग ऐसे ही कंटिन्यूटी में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। पहले इसको यहाँ से हम रब कर देते हैं एक बारी। ठीक है, तो चलो ये हुआ यहाँ से रब। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अनसोल्व हैं। ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने नहीं किए, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोग आंसर ही नहीं करते। लिख दो इसको कि ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सोल्यूशन है किसी सब्सटेंस एक्स का, जिसको हम यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। मीन्स हमारे पास एक सब्सटेंस एक्स है, उसका सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। जहां आपको व्हाइट वॉशिंग दिखाई दिया, आप सीधा क्या लिख दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सिलेक्ट लाइन, है ना। आप कूद के पढ़ते हो एकदम से, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ोगे नहीं। आप देखोगे हाँ व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट लाइन, तो आप लिख दोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे आप लिखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा गलत। रीजन क्या है, क्योंकि आपसे पूछा है कि एक सब्सटेंस एक्स, उसका सोल्यूशन हम यूज करते हैं। तो सोल्यूशन आप किसका यूज करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का, CaO, जो कि क्विक लाइम होता है। इसी का तो सोल्यूशन बनाते हो पानी के साथ। इस चूने को ही तो पानी में डालते हो, तभी तो व्हाइट वॉशिंग करते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की सेंस पढ़नी है। इन्होंने बोला कि सोल्यूशन किसका, सब्सटेंस एक्स का। ठीक है, तो जब आप इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालोगे, तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर इससे करता है व्हाइट वॉशिंग। तो अगर पूछते व्हाइट वॉशिंग किससे करते हैं, तो लिख देते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर इन्होंने पूछा कि एक सब्सटेंस एक्स है उसके सोल्यूशन से, तो किसके सोल्यूशन से करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के। ये डिफरेंस आया समझ? तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम, जिसको हम चूना भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलो अब, अच्छा फर्स्ट में तो यही है कि सब्सटेंस एक्स बता दो और उसका फॉर्मूला। तो सब्सटेंस एक्स हमारा यही है CaO। ठीक है, जिसको हम क्विक लाइम लिख देंगे और फॉर्मूला लिख देंगे CaO। आई बात समझ? बताओ। ठीक है, क्विक लाइम CaO। उसके बाद है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। अब आप इसकी रिएक्शन करा दो वाटर के साथ। अभी अभी हमने देखा था कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम को हम यूज करते हैं किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम और ये होता है आपका सिलेक्ट लाइम। ठीक है, इसकी व्हाइट वॉशिंग करते हैं। फिर 2-3 दिन बाद आपने देखा होगा जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको बॉल्स बड़े चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, मार्बल बन जाता है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट की अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अनदर। ठीक है, नेम दिस गैस। अभी इससे पहले वाले पार्ट में वीडियो में जो मैंने आपको एक्टिविटी समझाई थी पूरा डिटेल में, ये क्वेश्चन ने वहां पे भी डिस्कस किया था, बट फिर से कर लेते हैं। कह रहे हैं कि कौन सी अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कि डबल होगी दूसरे से। तो हमने आपको ध्यान भी होगा भी कर लिया था, उसमें होल करे थे, नीचे स्टॉपर्स लगाए थे, इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, है ना। फिर इन्वर्ट करके पानी की फिल हमने टेस्ट ट्यूब्स भी उसके अंदर डाली थी, 5 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करा था, उसका यूज करा था। आज ये सारी चीजें हमने वहां पे की थी, है ना, ये पूरा सेटअप था। तो उसके बाद पूछा गया था कि फिर कौन सी गैस कलेक्ट होती है यहाँ पे। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे है आपके पास पानी मीन्स वाटर। क्या है, वाटर है। ठीक है,
आपको क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे कि वाटर है, तो वाटर का जो कंपोजिशन होता है वो होता है 2:1 के अंदर। क्यों? क्योंकि H2 कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो कंपोजिशन क्या है 2:1 के अंदर है। मीन्स हाइड्रोजन जो है वो हम डबल लेते हैं किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन के वाटर के कंपोजिशन में, वाटर की फॉर्मेशन में। तो जब वाटर का यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है, वाटर का जब क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो वाटर कैसे टूटेगा, वाटर टूटेगा H2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है, हाफ O2 में। तो H2 कितना है एग्जैक्टली डबल है किससे, हाफ O2 से, मतलब O2 है हाफ, H2 कितना है 1, तो H2 एग्जैक्टली क्या है डबल है किससे, ऑक्सीजन से। तो इतनी बात तो समझ आई कि कौन सी अमाउंट ऑफ गैस डबल है, तो हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन है, मैं बोलूँ जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली डबल है इसके कंपेरिजन में ऑक्सीजन के। मतलब इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? तो हाइड्रोजन एग्जैक्टली क्या है डबल है किससे, ऑक्सीजन से। रीजन क्या है कि कंपोजिशन जो होता है वाटर का वो ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट से समझ आ रहा है कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो दूसरे को जो लेस रिएक्टिव होगा उसको हटा देगा। जैसे कोई मोर पावरफुल आदमी वो वीक को क्या करता है, अपने रास्ते से हटा देता है, ठीक है। सेम ऐसे ही जो मोर रिएक्टिव यहाँ पे एलिमेंट या मेटल होगा वो रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। बट इसको हम समझेंगे अभी इस एक्टिविटी से जो कि हमें दे रखी है 1.9, ठीक है। इसमें आपको देखो क्या बोला है कि आपको 3 आयरन के नेल्स लेने हैं, तो उनको क्लीन करना है बाय रबिंग विद सैंड पेपर। ये रही आपके देखो आयरन के नेल्स, ठीक है, ये दे रखे ना यहाँ पे, तो आपको उसको क्लीन करना है बाय रबिंग विद सैंड पेपर। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आप किसी मेटल के सरफेस को क्लीन करते हो सैंड पेपर से, तो रीजन ये होता है क्योंकि हमारे आसपास ऑक्सीजन है, ठीक है, मॉइस्चर है, वो अपनी लेयर बना देता है मेटल के ऊपर, तो वो लेयर को हटाने के लिए, साफ करने के लिए हम यूज करते हैं सैंड पेपर का, तो इसलिए हम उसको सैंड पेपर से रब कर लेंगे। आई इतनी बात समझ। उसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक के ऊपर ए लिख देना है, एक के ऊपर लिख देना है बी, ठीक है। ये देखो 2 टेस्ट ट्यूब है, एक के ऊपर मैं लिख देती हूँ ए, एक के ऊपर बी, ठीक है। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, ठीक है। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इन ईच टेस्ट ट्यूब आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे लेना है 10 ml, 10 ml इसमें ले लो, 10 ml इसमें ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आपको 2 आयरन की नेल्स लेनी है, थ्रेड से उसको टाई करना है, वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाल देना है 20 मिनट के लिए। तो ये 2 आयरन नेल्स हमने यहाँ पे टंगा दी, ठीक है। 20 मिनट तक आपको इसमें इसको रहने देना है, ठीक। एक आपको आयरन की नेल को साइड में रखना है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। फिर 20 मिनट के बाद आपको आयरन की नेल को बाहर निकालना है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, और फिर देखना है कि क्या क्या डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमने 3 आयरन की नेल ली थी, ठीक है। क्या ली थी हमने, 3 आयरन की नेल, तो 2 तो देखो ये हमने इसमें लगा रखी है, किसके अंदर, ये आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है, जो कि 10 ml है। अब 2 तो हमने क्या की, बी वाले के अंदर टंगा दी, ये रही है ना, और एक हमने साइड में रख ली ऐसे ही कंपैरिजन के लिए कि हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या चेंज आया है, क्या चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपके टेस्ट ट्यूब ए है इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना, बस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को ऐसे के ऐसे ही रखना है जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये देखो 3rd नेल मैंने ऐसे ही रख दी। अब क्वेश्चन ये कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो ब्लू क्यों होता है, ठीक है। देखो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो इस फॉर्म में रहता है कि कॉपर सल्फेट इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिगेंड्स की फॉर्म में इसके आसपास लगे रहते हैं। तो अगर आपके पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो वो होता है ब्लू कलर का, जो कि आपको दिखता है ऐसे CuSO4 + 5H2O, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के आसपास चिपके रहते हैं, इससे अटैच रहते हैं, जिसके चलते इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू इन कलर, ठीक है। कैसा होता है ये, ब्लू इन कलर। लेकिन अगर मैं एनहाइड्रस फॉर्म ले लूं जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो, कैसे ले लूं, एनहाइड्रस फॉर्म ले लूं जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो, तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो होता है कलरलेस। फिर कैसा होता है ये, कलरलेस। तो आई इतनी बात समझ में। देखो थ्योरी तो काफी लंबी है कि ये ब्लू कलर का क्यों होता है, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा समझने के लिए कि क्योंकि इसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं, इसके चलते इसका कलर होता है ब्लू। और नॉर्मली अगर मैं कॉपर सल्फेट देखूं, एनहाइड्रस देखूं, तो वो क्या होता है, कलरलेस। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू क्यों होता है। और साथ में जो ये कॉपर सल्फेट .5H2O होता है इसी को हम ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं,
कारण इसका कलर ही है, ये ब्लू विट्रोल है ना, ब्लू कलर का जो होता है। आई इतनी बात समझ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको आयरन नेल को बाहर निकालना है 20 मिनट के बाद, ठीक है। इसके बाद 20 मिनट के बाद फिर आपको कंपेयर करनी है इनकी इंटेंसिटी को, है ना। तो ये तो देखो वो वाली आयरन नेल है जो हमने बिल्कुल साइड में रख दी थी, और एक हमने यहां से निकाल ली आयरन नेल अपनी, ठीक है। और हम देखेंगे क्या, अब इंटेंसिटी देखेंगे कि जब हमने 20 मिनट के बाद आयरन नेल को निकाला कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, तो हम कंपैरिजन करेंगे कि जिसको बाहर निकाला और जो पहले से बाहर थी उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इंटेंसिटी को कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद जो कलर है इन टेस्ट ट्यूब्स का, जिसके अंदर आयरन की नेल डाली थी, या जो ऐसे कैसे रखा था कॉपर सल्फेट वाला, इन दोनों के कलर में क्या डिफरेंस है, हमें ये चीज को भी चेक करना है। तो ये तो आपको ब्लू ही दिखाई देगा, लेकिन जो बी वाली थी जिसमें आपने आयरन की नेल डाली थी वो आपको कैसे दिखाई देगा, देखो ये बी वाला, ये आपको दिखाई देगा ब्लूइश ग्रीन, या मैं बोलूँ कलरलेस आपको ये दिखाई देगा। ये बी वाला है जिसमें आपने 2 टंगाई थी वो आयरन की नेल्स, और ये ए वाला है जिसमें आपने कुछ नहीं किया था, इसको ऐसे के ऐसे छोड़ रखा था, जो कि एक्चुअली में ब्लू कलर का होता ही है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका ब्लूइश कलर मैं बोलूँ ये क्यों है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये आयरन की नेल जो आपने स्टार्टिंग में ली थी, और ये देखो बाद में जब आपने 20 मिनट के बाद निकाली इसका कलर हो गया है ब्राउन, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, जो आपने यहाँ से निकाली थी इस वाले टेस्ट ट्यूब से, तो ये ब्राउन कलर की क्यों हुई है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे आंसर करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आए, कलर टेस्ट ट्यूब का क्यों चेंज हो रहा है और नेल का क्यों हो रहा है। तो आपने देखो इस आयरन की नेल को जो कि सॉलिड थी, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाला था, तो हुआ एक्चुअली में ये था कि आयरन यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल है, जिसने डिस्प्लेस कर दिया था कॉपर को और डिस्प्लेस करके बना दिया था आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मेटल, ठीक है। अब ये जो आयरन सल्फेट यहाँ पे बना है ये होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, ये मैं बोलूँ पेल ब्लू कलर का, इसीलिए आपको इस टेस्ट ट्यूब का कलर कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लूइश ग्रीन या फिर पेल ब्लू। पहली बात आई समझ में। अब ये जो देखो बचा हुआ कॉपर है, ये कॉपर क्या करेगा, इस आयरन सल्फेट सोल्यूशन के आसपास क्या करेगा, ये जो ये आयरन नेल है इसके आसपास क्या करेगा, आके इससे चिपक जाएगा, जिसके चलते ये कलर जो होगा इसका कैसे हो जाएगा, ब्राउनिंग कलर। आई इतनी बात समझ, दोबारा सुन लो कि जो हमारा सोल्यूशन है ये ब्लूइश ग्रीन तो इसलिए है कि आयरन ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया, साथ में क्या बचा है, कॉपर। अब ये जो कॉपर बचा है ये आयरन नेल के आसपास ऐसे ही मूव करेगा, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स इससे स्टिक करेंगे, जब ये इससे चिपकेंगे तो इसका जो नेल का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, कलर इसका क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल ने किसको रिप्लेस कर दिया है, लेस रिएक्टिव मेटल को। बताओ इतनी बात आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन या कॉपर, तो कौन सा होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तभी इसने इस कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर को कैसे चेंज किया, ब्लूइश ग्रीन के या पेल ग्रीन के अंदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता था, ठीक है। फिर दोबारा से अगर आप सुनो, इनके बीच का कंपैरिजन आ रहा है ना समझ में, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन सल्फेट सोल्यूशन बनने के बाद जो लेफ्ट ओवर कॉपर था ये आयरन नेल के आसपास आएगा, इसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इससे चिपकेंगे, स्टिक करेंगे, जिसके चलते इसके कलर को चेंज करके रख देंगे और कैसा बना देंगे, ब्राउनिन कलर। बता दो इतनी बात समझ में आ रही है कि ब्राउनिन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, एक तो टेस्ट ट्यूब को लेके इसका कलर क्यों चेंज हुआ, और एक इस नेल को लेके आयरन की कि इसका कलर चेंज क्यों हुआ, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है ना। तो आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, हमने इनको कंपेयर किया, पहले भी देखा और बाद में भी देखा, ठीक है। तो ये आपको आयरन नेल का कलर यहाँ पे याद रखना है, जो कि कैसा हो रहा है, ब्राउन इन कलर हो रहा है, किसके कारण, आसपास इसके जो कॉपर है उसके कारण, ठीक है। आई बात समझ में, बताओ इतनी बात आप लोगों को क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो ये थी हमारी एक्टिविटी किसको लेके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अब देखो कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। तो अभी हमने पढ़ा ब्राउन क्यों हो रहा है, ठीक है, और कलर फेड क्यों हो रहा है।
तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है आयरन सल्फेट की, FeSO4 की, और साथ में कॉपर बन रहा है। फिर FeSO4 क्या होता है, ये फेड कलर का होता है। फिर ये जो कॉपर होता है ये सोल्यूशन के आसपास आएगा और जिसके चलते आयरन नेल की चेंज कलर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ब्राउन कलर का वो उसको बना देगा। ठीक है, तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि किससे, कॉपर से। तो कौन सी रिएक्शन हुई है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया अनदर एलिमेंट को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि मोर रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को। ये दो एग्जांपल दे रखे हैं। अगर आप जिंक को डालोगे कॉपर सल्फेट में तो जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लेड को डालोगे कॉपर क्लोराइड में तो लेड भी डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, और क्या बना देगा, लेड क्लोराइड। इसका मतलब है कि जिंक लेड ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को इसके कंपाउंड से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर में से सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी होती है, तो कॉपर की होती है। कॉपर यहाँ पे क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। तो बताओ याद रहेगी ना ये चीज, है ना, याद रहेगी ना, जल्दी से बोलो। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी जिसको मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आप आ जाओ अपनी दूसरी एक्टिविटी पे जिसका नाम है 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम समझे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फर्दर शेयर भी कर दो। ठीक है, आप लोग ये काम कर दिया करो, आपका क्या जाता है, आपको कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, आपको बस पढ़ना ही तो है ना बैठ के, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, इतनी हेल्प तो मेरी कर सकते हो, बाकी दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है आज भी, है ना, उनको भी पैसों की दिक्कत है, वो भी पढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है 10th तो हर कोई करता ही करता है। तो अगर ये वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगी तो एटलीस्ट वो अपनी बेसिक NCERT की किताबें तो समझ पाएंगे ना, कम से कम उनको फिर ट्यूशन में नहीं जाना पड़ेगा, ट्यूशन की फीस नहीं देनी पड़ेगी, घर बैठ के काम हो सकता है। ठीक है, चलो अब इस आजो एक्टिविटी पे 1.10 पे, तो आपको 3 ml लेना है सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर आपको दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये है अच्छा आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, फिर आपके पास एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपको 3 ml लेना है बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन BaCl2। ठीक है, दोनों को आपको मिक्स करना है और फिर देखना है कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो होता ये है कि बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूचुअली एक्सचेंज हुए हैं आयंस। तो रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ से Na+2Na+ SO4 2 नेगेटिव ऐसे टूटेगा, बेरियम क्लोराइड Ba 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब म्यूचुअली एक्सचेंज होंगे आयंस, सोडियम जाएगा Cl के पास, ठीक है, कटायन अनायन के पास, और बेरियम जाएगा सल्फेट के पास। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, म्यूचुअली एक्सचेंज हुए हैं क्या आयंस, जिसके चलते बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। और ऐसी ही रिएक्शंस जिसमें म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं आयंस तो उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बताओ इतनी बात समझ में आई क्या कि इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको एक व्हाइट सब्सटेंस दिखाई देगा जो कि है क्या, BaSO4। आपको इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिखाई देंगे जो कि इनसोल्युबल होते हैं पानी के अंदर, ये पानी में नहीं घुलते। और जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है ना उसमें आपको नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं, पानी के अंदर ये क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। इन्हीं को बोला जाता है प्रेसिपिटेट्स। तो ऐसी कोई रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को बनाती है उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी कोई रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट्स को बनाती है उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये जो इनसोल्युबल सॉलिड बनता है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये होता है। तो बना यहाँ से ये क्वेश्चन कि पीपीटीज किस में बनते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। MCQ में फिर से आपसे पूछ सकते हैं, बोर्ड्स के अंदर बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ ताकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बने आप लोग साथ साथ उसको नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि फिर एग्जाम के टाइम पे एक एक लाइन पढ़नी उसको समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो यहीं से नोट्स बनाते जाओ अपना सिंपल लैंग्वेज में, या फिर अपनी NCERT को मार्क करते जाओ, साइड में आप लोग लिखते जाओ, फिर देखना कितना ईजी आपको लगेगा। ठीक है, तो जो व्हाइट पीपीटी बनी बेरियम सल्फेट की, जब आपने रिएक्शन करा सल्फेट को और बेरियम आयंस का,
ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट बना हमारा सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है कॉमन सोल्ट, जो हमारे सोल्यूशन में ऐसा ही पड़ा है। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज होती है आयंस की बिटवीन द रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब आज जो नेक्स्ट एक्टिविटी पे रिकॉल करो कि जहां पे आपने मिक्स करा था लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो किस कलर के पीपीटी बने थे, क्या नाम था पीपीटी का, और बैलेंस इक्वेशन आप लिख दो। तो लिखो सबसे पहले, आपके पास है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को लिखते हैं PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये मैंने पहले समझा दिया था ऐसे क्यों लिखती हैं। यहाँ पे बनता है कि NO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है। तो यहाँ पे भी हुआ क्या है कि म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ है आयंस का। ठीक है। पर उस टाइम हमें नहीं पता था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उससे पहले आप इसको एक बारी बैलेंस कर लो। ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है। अब ये जो PbI2 होता है ये बनता था हमारा, वहां पे आपने को याद होगा सॉलिड फॉर्म मैंने बताई थी कि येलो कलर का एक सॉलिड बनता है, और ये जो येलो सॉलिड है ना यही तो प्रेसिपिटेट्स है। तो आपको कलर बताना था प्रेसिपिटेट्स का। क्या बताना था? कलर। तो कलर क्या बना प्रेसिपिटेट का? येलो बना। कैसा बना? येलो। अब नाम बता दो उस कंपाउंड का, तो वो क्या है? PbI2 लेड आयोडाइड। ठीक है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पहले कराई थी, अगर आप लोगों को याद हो, सबसे फर्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। ये देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखी थी, ये बैलेंस है ना। फिर क्या पूछ रहे हैं कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ है आयंस का। देखो कैसे, लेड को लिखो Pb+2 2NO3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव आई नेगेटिव। अब कर दो म्यूचुअल एक्सचेंज आयंस का, पोटेशियम चला गया नाइट्रेट के साथ, लेड चला गया आयोडाइड के साथ। ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ ना यहाँ पे आयंस का, तो इसलिए किसका एग्जांपल है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बता दो इतनी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम हमें नहीं पता था कि कौन सी रिएक्शन है, बट अब हमें पता चला, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें म्यूचुअली एक्सचेंज होता है आयंस का। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। उसके लिए अपनी एक्टिविटी देखो 1.11 है ना, ये एक्टिविटी देख लो अपनी, ये बाप 1.11। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हीट कर दो एक चाइना डिश को, खाली नहीं हीट करना, उसके अंदर आपको डालना है 1 ग्राम कॉपर का पाउडर। ठीक है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो ये सब आपको देखना है। ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो सरफेस है ना कॉपर पाउडर का, वो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की, एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। तो कह रहे हैं कि ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना? देखो जब भी आप कॉपर को क्या करोगे, चाइना डिश के अंदर रखोगे तो प्रेजेंट ऑक्सीजन तो होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, और फिर जब आप इसको हीट करोगे तो एक लेयर सी बन जाएगी कॉपर ऑक्साइड की, जो कि कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है कॉपर के ऊपर, और जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ने ऑक्सीडाइज होके हमें क्या दे दिया? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड दे दिया। आई बात समझ में? तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का, जहां पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस को पास करा दूं, अच्छा ये चीज याद रखेंगे कि ब्लैक कलर किसके कारण है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के कारण है। पहले कैसा था वो पाउडर का कलर? ब्राउन कलर था पहले वो, और उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो कैसा बना? पहले ब्राउन कलर का था, ऑक्सीडाइज होने के बाद कैसा बना? वो ब्लैक कलर का बना। ठीक है। ये देखो बाद में ब्लैक बना, पहले कैसा था इसका कलर? ब्राउन। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करा देते हो फिर इस कॉपर ऑक्साइड के पाउडर से, तो जो ब्लैक कोटिंग है ना वो फिर से ब्राउन हो जाती है, मतलब कि रिएक्शन में रिवर्स यहाँ पे हो जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड में जब आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और उसको हीट करा तो कॉपर बना प्लस का वाटर बना। मतलब ये क्या हुआ है यहाँ पे? रिडक्शन। क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का उल्टा। वहां पे ऑक्सीडेशन ऐड करा था, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को क्या किया है? लॉस करा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है। तो ब्लैक कलर क्या हो गया? रिवर्स फिर से ब्राउन, और ये रिवर्स रिएक्शन हो गई जिसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? जिसको हम रिडक्शन। एक चीज आप यहाँ से और समझो कि हाइड्रोजन ने क्या किया है? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करा है।
मतलब अगर कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ेगा तो कोई और उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हुआ है, H2 का। रिडक्शन यहाँ पे किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। ये बात आप लोगों को याद में रखनी है, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन के दौरान तो हम बोलते हैं कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर वो लूज करता है ऑक्सीजन तो हम बोलते हैं उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। मतलब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड आपका रिडक्शन क्या होता है। इसके बेसिस पे समझ रहे हैं हम यहाँ पे फिलहाल, ऑक्सीजन के बेसिस पे, ठीक है। वैसे देखो बहुत सारी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेके, ये एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस वही कि जब गेन करेगा ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडेशन, जब वो लूज करेगा ऑक्सीजन को रिएक्शन के दौरान देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, मीन रिडक्शन रिएक्शन वहां पे होगी, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन में देखो, ऊपर वाली में कॉपर ऑक्साइड लूज कर रहा है ऑक्सीजन तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। और हाइड्रोजन क्योंकि गेन कर रहा है ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो CuO यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। कॉपर नहीं, CuO हो रहा है रिड्यूस्ड, क्योंकि इसी ने तो ऑक्सीजन छोड़ा और गेन करा हाइड्रोजन ने, तो H2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि H2 का ऑक्सीडेशन होके वाटर दे रहा है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके रिडक्शन करके कॉपर दे रहा है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो फिर एक चीज और है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, मीन्स ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन साथ साथ हो रहा है एक रिएक्शन के अंदर, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस भी। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को हम, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जब एक ही रिएक्शन के दौरान रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है साथ साथ। ऐसी रिएक्शंस को ही आप लोग बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे CuO रिड्यूस होके क्या दे रहा है मुझे यहाँ पे, कॉपर दे रहा है ना, कॉपर। और H2 ऑक्सीडाइज होके क्या दे रहा है यहाँ पे, वाटर। क्या दे रहा है, ऑक्सीडाइज होके वाटर। तो यही है किसका एग्जांपल, रिडॉक्स रिएक्शन का। आई इतनी बात समझ। फिर ZnO देख लो, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसने ऑक्सीजन को रिमूव करा, मतलब रिड्यूस होके क्या दे दिया, जिंक दे दिया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो कॉपर ने ऑक्सीडेशन, कार्बन ने सॉरी ऑक्सीडेशन करके क्या दे दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो फिर से ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर देख लो MnO2, इसके ऊपर से ऑक्सीजन गया, इसका क्या हुआ है फिर से, रिडक्शन, ठीक है। और HCl देखो, HCl जो है हमारा वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, या तो आप देख लो H2O या आप देख लो Cl2। HCl से क्या बन रहा है, वाटर भी बन रहा है एंड Cl2 भी आपका बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। अब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के टर्म्स में नहीं, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी पढ़ते हो, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, अगर कोई ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई ऑक्सीजन को लूज करता है तो रिडक्शन, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ZnO उसके अंदर रिड्यूस हो रहा है, फिर HCl आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 के अंदर, MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 के अंदर। तो वही बात है कि कोई सब्सटेंस अगर गेन करेगा ऑक्सीजन और साथ साथ क्या भी दे दिया, हाइड्रोजन भी, मतलब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का कंसेप्ट भी पढ़ना है। तो अब देखो, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं इस थ्योरी को, आप ना ध्यान दो एक सेकंड के लिए। ये देखो, अगर कोई ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि एडिशन होता है ऑक्सीजन का, किसका, तो अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन वहां पे पक्का क्या होगा, फिर लॉस होगा। तो या तो एडिशन होगा हाइड्रोजन का या फिर लॉस होगा उसका, सॉरी एडिशन होगा ऑक्सीजन का या लॉस होगा हाइड्रोजन का। रिडक्शन में एडिशन होगा हाइड्रोजन का, लॉस होगा ऑक्सीजन का, मतलब वाइस वर्सा है। तो अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन तो लॉस क्या करेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होगा उसका उल्टा, ठीक है। तो जैसे MnO2 ऑक्सीजन इसने रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन HCl ने क्या करा, ठीक है। तो ये तो चलो फर्स्ट वाला तो क्या है, रिडक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे HCl को देखूं तो HCl ने क्या करा, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। मैं बोलूँ हाइड्रोजन को लूज करके Cl2 बना दिया। तो इसका क्या हुआ यहाँ पे, HCl ने जब हाइड्रोजन को लूज करके Cl2 बना दिया तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि मैंने अभी बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो चाहे आप वैसे पढ़ लो चाहे आप वैसे पढ़ लो, बात वही है। बस आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन तो नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो HCl किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 के अंदर। ठीक है, फिर से देख लो HCl किसके अंदर चेंज हो रहा है, अच्छा ये एरो मैंने पहले गलत लगा दिया था, HCl चेंज हो रहा है Cl2 के अंदर। ठीक है, मीन्स ये लूज कर रहा है किसका, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का, और अगर लूज कर रहा है हाइड्रोजन का तो ये भी किसकी डेफिनेशन लिखवाई है मैंने अभी आपको, ऑक्सीडेशन की। ठीक है, तो आप लोग बस दो चीज चेक करो, या तो ऑक्सीजन की टर्म्स में कर लो, ऑक्सीजन वहां पे नहीं है तो बस फिर हाइड्रोजन की टर्म्स में कर लो। देखो ये लिखा है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतनी बात हुई आप लोगों को यहाँ तक क्लियर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। बट फिर भी हाँ, अगर आप लोग डिटेल में इस चीज को पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता देना, बहुत सारी डेफिनेशन हैं इसकी, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल से लेके बता दूंगी। वैसे 10th क्लास के हिसाब से और जो एनसीईआरटी में दे रखा है इतना आई थिंक ठीक होगा। बट हाँ, अगर कुछ लोगों को पढ़ना है तो मुझे बता देना। ठीक है, और जिसके लिए आपको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको रब कर दो यहाँ से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर, तो वो जरूर देखना आप लोग। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन उसका करेंगे। ठीक है, तो फिर से अगर आप लोग इस चीज को देखना चाहते हो तो देख लो भाई, ZNO इसके अंदर और ये इसके अंदर। ठीक है, ये देखो, तो वो पहले पहले ना एरोस में गलत हो गया था, तो ये अब आप लोग देख लेना। ठीक है, वो एरो पहले गलत लगा हुआ था, तो अब इसको देख लेना, ऐसे इसको अपना सही कर लेना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और एमिनो का क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। ठीक है, बस अब आप चलो, ये हुआ है कंप्लीट। अब आप रिकॉल करो अपनी एक्टिविटी 1.1 जो हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में की थी, कि आपके पास एक मैग्नीशियम का रिबन था जो कि डेजलिंग फ्लेम से बर्न हो रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और व्हाइट सब्सटेंस के अंदर वो चेंज हुआ था, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पूछा है कि मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ था या रिड्यूस हुआ था, तो देखो क्या हुआ था, हमारे पास था मैग्नीशियम का एक रिबन, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया था तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना दी थी। ठीक है, जो कि व्हाइट पाउडर की फॉर्म में हमें मिली भी थी। तो यहाँ पे आप खुद देखो मैग्नीशियम के ऊपर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो सीधी सी बात है ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हाइड्रोजन या कुछ और तो हमें देखना ही नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आप आ जाओ, अब हाँ एक चीज हो रही है कि आपको इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन देखने हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो ऑक्सीडेशन की या फिर रिडक्शन की। ठीक है, बताओगे आप लोग मुझे एग्जांपल्स के साथ। फिर उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में जंग का लग जाना, जंग लग जाना। जंग लगने से जो हमारे मेटल का सरफेस कोरोड या डिटोरेट्स खराब हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, जंग लग जाना। तो आप लोगों ने ना एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं लोहे के, वो बड़े शाइनी होते हैं जब वो नए नए आते हैं, बट कुछ टाइम के बाद उनके ऊपर ना एक कोटिंग हो जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन पाउडर उनके ऊपर आ जाता है जब आप उसको बाहर ऐसे ही मॉइस्चर में, एयर में, ठीक है, बाहर ऐसे ही छोड़ देते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे मेटल की सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है रेडिश ब्राउन पाउडर की, उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लग जाना। और भी मेटल्स होते हैं जो टार्निश हो जाते हैं, जिनका कलर या अपीयरेंस खराब हो जाती है जब आप उनको छोड़ते हो ऐसे ही खुला, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर, तांबा है आपका, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, सिल्वर, चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर सी आ जाती है ना। जो लोग चांदी की कुछ ज्वेलरी पहनते होंगे उनको पक्का पता होगा। कॉपर और ये आयरन तो सभी के घर में होती है ये चीजें, तो ये तो वो चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में अपनी ऑब्जर्व करते ही हो। तो जब भी आपका मेटल अटैक होता है किसी भी सब्सटेंस से, जैसे आसपास मॉइस्चर है, एसिड है, तो वो खराब हो जाता है, उसका सरफेस कोरोड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, जंग का लग जाना। ठीक है, जैसे कि ब्लैक कोटिंग का आना भी मैंने आपको बताया सिल्वर के ऊपर, ग्रीन कोटिंग बनना कॉपर के ऊपर, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं जंग का लग जाना। ठीक है, तो कोरोजन बेसिकली करता क्या है, ये डैमेज कर देता है कार की बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को। अब देखो अगर ये मेटल के सरफेस को खराब कर रहा है तो उसको कोरोड तो कर ही रहा है। ठीक है, और जब ये सारे के सारी चीजें कोरोड हो रही है तो ये एक तरह की क्या है, सीरियस प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, तो देखो ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप, सारे सारे ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने हैं सब में इनमें जंग लग जाता है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है।
तो हर साल इसके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी जो है वो लगती है जब हम इनको रिप्लेस करते हैं डैमेज आयरन को, इनको सही करते हैं। सही तो क्या ही करेंगे, रिप्लेस ही करेंगे। अगर एक बार वो उसके ऊपर कोरोजन हो गया, जंग लग गया, ठीक है, तो फिर आप बोलोगे क्या इसके कुछ सोल्यूशंस नहीं है इस प्रॉब्लम के। देखो सोल्यूशन तो है। सोल्यूशन ये है कि अगर हम घर पे लोहे का कोई बर्तन या कुछ ऐसी चीज यूज करते हैं तो हम उसके ऊपर ना ऑयलिंग कर देते हैं, तेल लगा देते हैं उसके सरफेस पे, ताकि कोरोजन ना हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। या फिर आप क्या करते हो कि सपोज करो ब्रिजेस वगैरह है या कोई और चीज है मेटल की, तो उसके ऊपर तो आप क्या कर देते हो, पेंटिंग भी कर देते हो, पेंट कर देते हो, ताकि उसके ऊपर क्या बन जाए, एक लेयर बन जाए। या फिर एक तरीका ये भी है कि आप उस मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल की लेयर बना दो जो कि रिएक्ट नहीं करती एटमोस्फियर के साथ, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ। फिर ऐसे मेटल्स क्या होते हैं, सैक्रिफिशियल मेटल्स, ठीक है, क्या होते हैं, सैक्रिफिशियल मेटल्स। जैसे लोहा ही है, आयरन ही है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे मेटल का सरफेस की कोटिंग कर दूं कि जो रिएक्ट नहीं करते एयर, मॉइस्चर, वाटर के साथ में, तो वो इस आयरन के सरफेस को प्रोटेक्ट रखेंगे, इसको खराब नहीं होने देंगे, मतलब खुद खराब हो जाएंगे, इनको नहीं होने देंगे, है ना। और खुद भी क्या ही होंगे खराब, अगर वो अनरिएक्टिव है तो उनके ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो मेटल की सरफेस है ये आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ऐसे मेटल्स को बोला जाता है सैक्रिफिशियल मेटल भी। क्या बोलते हैं इनको हम, सैक्रिफिशियल मेटल। और ये आपका सारा का सारा पूरा डिटेल में दे रखा है क्लास 12th की केमिस्ट्री में कि सैक्रिफिशियल मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको इतना समझ में आया होगा कि कोरोजन क्या होता है, जंग लग जाना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बता दो आप लोगों को ये चीजें क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि किसके ऊपर है, रेंसिडिटी के। किसके ऊपर है, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक रेंसिडिटी के ऊपर है, ठीक है। तो रेंसिडिटी अगर मैं बोलूँ तो रेंसिडिटी क्या होता है, अच्छा आप लोगों ने, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेंसिडिटी को, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है बिल्कुल ये रेंसिडिटी। तो देखो रेंसिडिटी क्या होता है कि हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल द फैट एंड द ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आप लोगों ने कभी इनको टेस्ट किया है या स्मेल किया है, ऐसा खाना जिसके अंदर फैट या ऑयल होता है और आप उसको बाहर छोड़ देते हो बहुत लंबे टाइम के लिए। तो आपने देखा ही होगा कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम घर में अपनी सब्जी बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं, और हम उसको ना फ्रिज में नहीं रखते। सर्दियों में तो वो चल जाती है 1-2 दिन, लेकिन अब अभी जैसा मौसम है आप उसको बाहर छोड़ दे ऐसे लेफ्ट ओवर, तो वो आपको खराब लगेगा, उसका टेस्ट आपको बड़ा गंदा लगेगा, उसमें से स्मेल भी बड़ी क्या आएगी, गंदी आएगी। तो ये क्या है, ये है रेंसिड होना खाने का, फूड का। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, तो जब फैट्स या ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं देन दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड द टेस्ट आर चेंजेस ऑटोमेटिकली। मतलब कि जब हम फैट्स को एंड ऑयल्स को बाहर छोड़ेंगे ऐसे ही, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीडाइज होने के कारण मीन्स उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उनका जो टेस्ट होगा या स्मेल होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि खाना, हमारा फूड क्या हो गया है, रेंसिड, ठीक है। तो यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। अब इसीलिए हम ये जो खाने पैकेजिंग के अंदर आते हैं या आप बाहर से लेते हो जो लंबे टाइम तक चलते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, हम ऐसे सब्सटेंस को ऐड करते हैं जो प्रिवेंट करता है उन ऑयल्स का और फैट्स का ऑक्सीडाइज होना। क्योंकि अगर ऑयल्स और फैट्स ऑक्सीडाइज ही नहीं होंगे तो खाना भी रेंसिड, या हम मैं बोलूँ कि खराब नहीं होगा, उसका टेस्ट या स्मेल चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक तो आप क्या करो कि अपने खाने को रखो एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर, हेल्प टू स्लो डाउन दी ऑक्सीडेशन, कि वो खाने को लेट खराब करेगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डब्बे के अंदर भी होगी ऑक्सीजन प्रेजेंट, और कुछ ना कुछ अंदर जाएगी भी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ऑक्सीडेशन होगा लेकिन थोड़ा लेट होगा, थोड़े कुछ टाइम के बाद होगा, ठीक है। अब जैसे आपने एग्जांपल देखोगे कि जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उनके अंदर एक गैस भरी होती है जिसको आप बोलते हो नाइट्रोजन, ज्यादातर वो फुले फुले होते हैं ना, चिप्स भले ही उसमें से चार निकले लेकिन पैकेट आपको पूरा बड़ा वो मिलता है, तो उसके अंदर ना नाइट्रोजन गैस को हम भर के रखते हैं। तो बचपन में तो क्या बोलते थे कि इसके अंदर गैस भर दी ताकि क्या हो, पैकेट बड़ा लगे, पर ऐसा नहीं होता। वो नाइट्रोजन गैस को इसलिए फिल किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन है एक इनर्ट गैस, ये एक अनरिएक्टिव गैस है, इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता। तो जब इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता तो जो हमारा खाना होता है ना, फूड होता है उस पैकेजिंग के अंदर, वो भी खराब नहीं होता। इसलिए हम इन पैकेट्स को फ्लश करते हैं या फिल करते हैं विद नाइट्रोजन गैस, ताकि हम इनको
ऑक्सीडाइज होने से, रेंसिड होने से बचा सके। आई बात समझ में? तो ये होता है रेंसिडिटी। छोटा सा हमारा टॉपिक था और हमने इसको आई थिंक डिटेल में डिस्कस कर लिया। जितना यहाँ पे दिया था उसके हिसाब से डिटेल में बता रही हूँ। वैसे तो देखो ये टॉपिक्स इतने बड़े बड़े हैं कि अगर हम इन पे चर्चा करें ना तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये बचे हैं क्वेश्चंस, मैं इनको भी एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, देखो व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड। तो कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्यों चेंज हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने उसके अंदर आयरन डाली थी, आयरन की नेल। बिकॉज आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर के, तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर मेटल को और खुद क्या बना देगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, और साथ में कॉपर आपको ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेशन हो जाती है FeSO4 की, जो कि ब्लूइश ग्रीन या पेल ब्लू कलर होता है, इसके कारण जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो क्या हो जाता है, चेंज। तो कैसे लिखोगे आप, बीइंग आयरन मोर रिएक्टिव मेटल it displaces the copper from the copper sulfate solution and forms iron sulfate which is pale blue or bluish green in color. That's why the color of the copper sulfate solution changes. ठीक है, अब आप एक एग्जांपल दे दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस एक्टिविटी 1.10 वाले को छोड़ के। तो ये तो देखो मैंने आपको कराया था कि जब पोटेशियम आयोडाइड के आपके साथ आप लेड नाइट्रेट को डालते हो, कि जब लेड नाइट्रेट को ऐड करते हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है प्लस का लेड क्या बनता है, आयोडाइड। ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन, है ना एग्जांपल। और ये जो लेड आयोडाइड होता है ये एक येलो कलर का सॉलिड भी बनता है, तो आप ये वाला एग्जांपल इसमें चिपका सकते हो एज इट इज। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को और भी एग्जाम्पल पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप लोग बता देना। तो ये सब तो पढ़ा हुआ ही है। अब इन क्वेश्चंस की चलो प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई करो सब्सटेंस को जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखो सोडियम ने ऑक्सीजन को अपने ऊपर लिया, ऐड करा और क्या बना दिया, Na2O। मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। किसका, ऑक्सीडेशन का। साफ पता चल रहा है क्योंकि एडिशन हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी, H2 की करा दी, तो कॉपर ऑक्साइड किसके अंदर चेंज हो रहा है, कॉपर की। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा है यहाँ पे, ब्लैक कलर। ठीक है, कैसा है इसका कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर है ये। और जब मैं इसमें H2 ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर के अंदर चेंज, मतलब इसका क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। और H2 ने अपने ऊपर एडिशन कर लिया ऑक्सीजन का, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिवर्स रिएक्शन है ना, जिसमें मैंने कॉपर को ऑक्सीडाइज किया था उसका ये रिवर्स रिएक्शन है, इसको मैं क्या बोलूंगी, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, H2 हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और ये आपका रिडक्शन भी, इसलिए ये एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है ये, रिडॉक्स रिएक्शन का। एक तो मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ठीक है, चलो पर मैं लिखती हूँ दोबारा से। हाँ, तो किसका एग्जांपल है ये, रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि एक ही रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स आपके ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, साथ साथ रिड्यूस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसका H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका हो रहा है रिडक्शन और इन भाई साहब का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। तो भाई देखो मेरी तरफ से ये आपका चैप्टर होता है खत्म। मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप लोग, मैं क्योंकि फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को कोई भी दिक्कत है ना, तो बिल्कुल शर्माने की या झिझक वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों को जो समझ में नहीं आता ना, बिल्कुल पूछ लो। ठीक है, मतलब मैं आपसे क्या ही बोलूंगी, पूछ लो, जो समझ नहीं आता मुझे बता दो। कोई भी चीज आप लोगों को लगती है कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ाई, मतलब मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई है, बट अगर हाँ आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा से चाहती हूँ मैं उसको रिपीट कर दूं, अगर मेरे पास एक भी कमेंट आएगा तो मैं फिर भी दोबारा से वीडियो बना दूंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको सब के सब करो या इतने करेंगे तो मैं तभी बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि हर एक को क्लियर होए जो मैं बोलती हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ। तो अगर आप लोग सीरियसली पढ़ते हैं, कोई भी चीज में डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो भाई बिल्कुल पूछो, बेझिझक पूछो, मैं आपको उसका आंसर करूंगी। ठीक है, कमेंट में करना होगा, कोई छोटी चीज होगी वहां पे करूंगी, कोई बड़ी चीज होगी आप लोगों को समझनी होगी तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी, चाहे मैं 5 मिनट की बनाऊं, चाहे मैं 10 मिनट की बनाऊं। आई बात समझ में? तो आज के लिए हम करते हैं इतना ही। अब आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं और अभी तक रुके हुए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फर्दर शेयर भी करो, साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दे करो, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे। ठीक है, वीडियो को और लोगों को भी शेयर करो, तो जितना ज्यादा लोगों को शेयर करोगे
उतना ही मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं कोई फीस रख दूंगी या कुछ रख दूंगी, कुछ नहीं रखना। ये जैसे मैं पढ़ा रही हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, यही मैं करूंगी। आप लोगों को तो बस पढ़ना है और लोगों तक ये वीडियो भेजनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।